गांव की सुबह हमेशा शोरगुल से शुरू होती है, पर उस दिन किस्ता गांव की सुबह कुछ अलग थी। हर गली, हर चौपाल, हर घर से सजने संवरने की आवाजें आ रही थीं। कहीं औरतें चूड़ियों की खनखनाहट में व्यस्त थीं, कहीं बच्चे नए कपड़े पहनकर उछल कूद कर रहे थे। मर्द खेतों से जल्दी लौट आए थे, क्योंकि आज खेत से बड़ा काम था। अर्जुनी गांव में भोज। किस्ता गांव की बेटी की शादी को 1 साल हुआ था। किस्मत ने उस घर को सबसे बड़ी सौगात दी थी, एक नन्ही बच्ची का जन्म। बच्ची का नाम रखा गया खुशी। नाम ही अपने आप में प्रतीक था, और बच्ची ने पूरे घर परिवार में वही एहसास फैला दिया था। भारतीय गांवों में बेटी के जन्म पर भोज करने की परंपरा पुरानी है। यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि रिश्तों को जोड़ने और खुशियां बांटने का जरिया होता है। और इस बार भोज का आयोजन इतना बड़ा था कि आसपास के गांवों में चर्चा होने लगी। गांव की चहल पहल गली गली से आवाजें आ रही थीं। अरे जल्दी करो, पिकअप निकलने वाली है। ट्रैक्टर में बैठना है या बोलेरो में? औरतें बड़ी बड़ी पोटलियों में मिठाई, नारियल और फल बांध रही थीं, ताकि भोज में जाते समय उपहार ले जाया जा सके। बच्चे अपनी माँओं का हाथ खींच खींच कर पूछ रहे थे, अम्मा, वहां जलेबी मिलेगी ना? खीर भी। बुजुर्ग चौपाल पर बैठे बीड़ी पीते हुए बोले, ऐसे भोज तो सालों में एक बार होते हैं। बेटी का जन्म घर में लक्ष्मी के आने जैसा है। चलो, इस खुशी में शरीक होना हमारा भी फर्ज है। पूरा गांव मानो एक जुलूस की तैयारी में था। 3 गाड़ियों का कारवां। दोपहर होते होते 3 गाड़ियां तैयार हो गईं। एक ट्रैक्टर जिसमें बुजुर्ग और बच्चे बैठने वाले थे, एक बोलेरो जिसमें गांव के मान प्रतिष्ठित लोग बैठे, और एक बड़ी पिकअप जिसमें सबसे ज्यादा लोग जाने वाले थे। लगभग 35 लोग उसी में चढ़ने वाले थे। पिकअप का ड्राइवर रघु 20-22 साल का नौजवान था। उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा था, पर आंखों में कहीं ना कहीं हल्की घबराहट झलक रही थी। उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, इतने लोग एक गाड़ी में संभालना मुश्किल होगा, लेकिन चिंता मत करो, पहुंचा दूंगा सबको। लोगों ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे भाई, ये तो खुशी का सफर है। तेरी गाड़ी में बैठे हैं, भगवान साथ देंगे। अर्जुनी गांव का स्वागत। तीनों गाड़ियां जब अर्जुनी पहुंची, तो वहां का नजारा देखने लायक था। गांव के चौक में बड़े बड़े पंडाल लगे थे। रंग बिरंगी झालरें, धान के पत्तों से बने तोरण, और हर जगह मिट्टी के दियों की पंक्तियां। ढोलक और मंजीरे की आवाजों से पूरा माहौल गूंज रहा था। घर घर से लोग मेहमानों का स्वागत करने निकले। औरतें आरती की थाल लेकर खड़ी थीं। बच्चे पटाखे छोड़ रहे थे। हवा में पकवानों की खुशबू तैर रही थी। पंडाल में खाना परोसा जाने लगा। गर्मागर्म पूरी, आलू की सब्जी, मसालेदार कढ़ी, चावल और मीठे में खीर व जलेबी। फिजा गांव के लोग बोले, वाह, ऐसा भोज तो बरसों बाद देखा है। लोग खाते खाते गा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। एक तरफ नौजवान नाच में व्यस्त थे, तो दूसरी तरफ बुजुर्ग बच्ची खुशी को आशीर्वाद देने में। अनजानी फुसफुसाहट, सब कुछ सामान्य लग रहा था। पर भोज के बीच अचानक एक अजीब घटना हुई। गांव की एक बुजुर्ग औरत, गौरी दाई, चुपचाप कोने में बैठी थी। उसकी आंखें बार बार पंडाल से बाहर सड़क की तरफ जा रही थीं। उसने धीरे से पास बैठी औरत से कहा, यह अच्छा नहीं हुआ। भोज रात को इतना लंबा नहीं होना चाहिए था। यह जंगल का रास्ता सुरक्षित नहीं है। औरत ने हंसते हुए जवाब दिया, अम्मा, तुझे हर जगह भूत प्रेत दिखते हैं, आज तो खुशी का दिन है। गौरीदाई ने गहरी सांस ली और चुप हो गई। पर उसकी आंखों में जो डर था, उसने कई लोगों को बेचैन कर दिया। वापसी की तैयारी रात के गहराने पर भोज खत्म हुआ। लोगों ने बच्ची को आशीर्वाद दिया और लौटने की तैयारी शुरू की। तीनों गाड़ियां फिर तैयार हो गईं। ट्रैक्टर और बोलेरो में लोग आराम से बैठे, पर पिकअप में फिर से भीड़ हो गई। करीब 35 लोग उसमें ठसाठस भर गए। ड्राइवर रघु ने गाड़ी स्टार्ट की और बोला, ध्यान से बैठो सब लोग, अब रात का सफर है, जंगल से गुजरना होगा। लोगों ने हंसी मजाक में माहौल हल्का कर दिया। कोई गाना गाने लगा, कोई बच्चों को बहलाने लगा। पर ड्राइवर की आंखों में वही बेचैनी थी। जंगल का रास्ता जैसे ही गाड़ियां जंगल में दाखिल हुईं, माहौल बदल गया। सड़क दोनों ओर से
ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरी थी। हवा में ठंडक थी, पर साथ ही एक अजीब सन्नाटा। पत्तों की सरसराहट कभी इंसानी फुसफुसाहट सी लगती, तो कभी किसी के कदमों की आहट जैसी। चांद बादलों में छिप गया था। हेडलाइट की रोशनी से आगे कुछ मीटर ही दिखाई देता था। रघु ने धीरे से कहा, यह रास्ता मुझे हमेशा डराता है। काश दिन में लौटते। पीछे बैठे लोग बोले, डर मत, सब साथ हैं, चलो जल्दी गांव पहुंच जाएं। पर तभी रघु ने सड़क किनारे नजर डाली और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अनदेखी छाया सड़क किनारे, कुछ दूर पेड़ों के बीच उसे एक सफेद साया दिखाई दिया। लंबे बाल, ढीली सफेद साड़ी और स्थिर खड़ी आकृति। रघु ने आंखें मली। क्या सचमुच देखा मैंने? उसने मन ही मन सोचा। उसने गाड़ी धीमी कर दी। पीछे बैठे लोग चिल्लाए, क्या हुआ, क्यों रोक रहा है? रघु ने कुछ नहीं कहा और गाड़ी तेज कर दी। पर उसके माथे पर पसीना छलक आया था। जैसे ही गाड़ियां जंगल की अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ी, माहौल में एक अजीब खौफ घुलने लगा। पेड़ों की डालियां आपस में टकराकर फुसफुसाहट कर रही थीं। हवा के झोंके तेज थे, पर कहीं से कोई इंसानी आवाज नहीं आ रही थी। रघु, पिकअप का ड्राइवर, बार बार पीछे मुड़कर देखता। साफ दिखाई दे रहा है, वहां कुछ खड़ा है, सफेद कपड़े में, उसके बाल हवा में लहर रहे हैं। पीछे बैठे लोग हंस पड़े। अरे डर मत, गाड़ी चलती रहे, तूने शराब पी रखी है क्या? लेकिन रघु का चेहरा कांप रहा था। उसने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। दिल तेजी से धड़क रहा था। डर का बढ़ता साया। कुछ ही मिनट बाद सड़क पर अचानक सफेद साड़ी पहनी महिला प्रकट हुई। वह खड़ी थी जैसे हवा में तैर रही हो। आंखें लाल, चेहरे पर अजीब मुस्कान और पूरे शरीर से ठंडक निकल रही थी। रघु ने घबराकर हॉर्न बजाया, लेकिन महिला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। गाड़ी के बाईं ओर से घास और झाड़ियों के बीच उसकी परछाई बढ़ती चली गई। पीछे बैठे लोग अब समझ गए कि डर केवल उनके ड्राइवर का भ्रम नहीं था। किसी ने धीरे से कहा, ये कोई इंसान नहीं है, देखो कैसे उड़ रही है। रघु ने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, पर सड़क पर कीचड़ और पथरीली जमीन ने गाड़ी को असंतुलित कर दिया। पलटती पिकअप, भयानक झटका, गाड़ी अचानक पलट गई। लोग चीखें, कराहटें और हाहाकार में डूब गए। एक लड़के का सिर सड़क पर टकराया और खून बिखर गया। किसी बुजुर्ग की कमर टूट गई। एक औरत का चेहरा लथपथ खून में ढक गया। किसी की उंगलियां कटकर सड़क पर गिर गईं। पिकअप के नीचे दबे हुए लड़के की चीखें खत्म हो गईं। सड़क पर खून, टूटे अंग और घबराहट का अजीब मिश्रण फैल गया। रघु खुद चिल्ला उठा, मैंने देखा था, वही औरत, उसने ही गाड़ी पलटवाई। चुड़ैल का पीछा जैसे ही हादसा हुआ, वही सफेद साड़ी वाली परछाई सड़क किनारे दिखाई दी। वह स्थिर खड़ी थी, पर धीरे धीरे उसकी आकृति धुएं की तरह उड़ने लगी। कुछ लोग अपनी जान बचाकर घास में कूदे, कोई पेड़ के पीछे छिपा, लेकिन हवा में उसके लाल आंखों का डर लगातार पीछा कर रहा था। रघु ने आंखें बंद कर लीं। भगवान, इसे मार मत, बस हमें जाने दो। पर परछाई बढ़ती चली गई, जैसे यह जानती हो कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। जंगल में चीखें। हादसे के बाद जंगल खामोश नहीं हुआ। हर तरफ चीखों और कराहतों की गूंज फैल गई। पेड़ों से पड़ती धुनें, हवा में बहती फुसफुसाहटें, सब मिलकर एक डरावना संगीत बना रहे थे। बचे हुए लोग सड़क किनारे बैठे, कांपते हुए। किसी ने फोन किया, पर नेटवर्क नहीं था। रात के अंधेरे में जंगल ने उन्हें अकेला और असहाय महसूस कराया। रघु ने गहरी सांस ली और बोला, मैंने अब तक कुछ नहीं देखा। ये सिर्फ ये सिर्फ जंगल नहीं, ये किसी भयानक शक्ति का खेल है। बचने की कोशिश। कुछ लोग इकट्ठा होकर पिकअप के पास पहुंचे। खून, टूटे अंग और तोड़फोड़ के बावजूद उन्होंने जो बचा था उसे उठाने की कोशिश की। पर हर कदम पर सड़क पर फैली अजीब ठंडक और सफेद परछाई का डर पीछा कर रहा था। एक युवक ने धीरे से कहा, हमें जल्दी गांव पहुंचना होगा, यह जगह हमारे लिए नहीं बनी। पर रघु जान चुका था, सड़क पर अब कोई सुरक्षा नहीं है। चुड़ैल का साया हर मोड़ पर प्रतीक्षारत था। हवा ठंडी थी और पेड़ों की डालियों से अजीब आवाजें आ रही थीं। सड़क पर पलटी पिकअप के पास कुछ लोग घायल थे। कई लोग खून में लथपथ थे और कुछ ऐसे थे जिनकी सांसें तेजी से चल रही थीं। रघु, पिकअप का ड्राइवर, अपने हाथों और चेहरे को खून से पोंछते हुए खड़ा था।
हमें अब तुरंत यहां से निकलना होगा। यह जंगल हमारे लिए नहीं है। लोगों ने धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू किया, पर तभी उन्हें फिर दिखाई दी सफेद साड़ी वाली परछाई। वह सड़क के किनारे खड़ी नहीं थी। वह धीरे धीरे उनके पीछे पीछे जंगल की ओर बढ़ रही थी। बचने की कोशिश, रास्ते पर जख्मी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लगे। एक युवक अर्जुन ने कहा, हमें आगे के मोड़ तक पहुंचना होगा, वहीं से गांव का रास्ता निकलता है। रघु ने सिर हिलाया, पर सड़क पर ठंडी हवा के झोंके उनके चेहरे पर चोट कर रहे थे। पेड़ों से गिरती पत्तियों की सरसराहट मानो किसी की फुसफुसाहट बन गई थी। कुछ बच्चे चिल्लाने लगे, मम्मी, मम्मी, ये कौन है? बुजुर्गों ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की, पर उनके कानों में वही आवाज लगातार गूंज रही थी, मैं तुम्हें देख रही हूं, मैं तुम्हारे पीछे हूं। जंगल का जाल जैसे ही लोग आगे बढ़े, जंगल का मार्ग और संकरा और घना हो गया। हर कदम पर उनका डर बढ़ रहा था। रघु ने पीछे देखा। परछाई अब हवा में उड़ रही थी, पेड़ों के बीच से गुजर रही थी, कभी उनका पीछा करती हुई। एक महिला ने कांपते हुए कहा, यह सच में इंसान नहीं है, कोई भूत है, कोई आत्मा। रघु ने कुछ कहा नहीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर झुकाव, हर पत्ता, हर ध्वनि उसकी धड़कनों को और तेज कर रही थी। चीखें और कराहतें। कुछ लोग घायल थे, उन्हें उठाकर चलना मुश्किल हो रहा था। रघु ने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा और भी भयावह लग रहा था। आंखों में लाल चमक, हाथ फैलाए जैसे कोई शिकार के लिए इंतजार कर रही हो। भागो, जो भी रास्ता दिखे उसी पर भागो। रघु ने जोर से चिल्लाया, पर सड़क इतनी संकरी थी कि हर कोई गिर रहा, चोट खा रहा। सफेद परछाई हमेशा उनके 2 कदम पीछे दिखाई देती, कभी पेड़ों से निकलती, कभी हवा में उड़ती। अकेला पड़ना कुछ लोग जंगल में इधर उधर भाग गए। एक युवक मोहित गिर पड़ा और उसके हाथ पकड़ने वाले साथी पीछे नहीं रह पाए। मोहित चिल्लाता रहा, पर जंगल की गूंज में उसकी आवाज खो गई। रघु ने देखा, मोहित की आंखों में अब डर नहीं, केवल हैरानी और अंधेरा था। सफेद परछाई उसके पास से धीरे धीरे गुजरी और मोहित वहीं गिर पड़ा, जिंदगी और मौत के बीच। रहस्य और डर। रघु और कुछ बचे लोग सड़क पर ही थक कर बैठ गए। पेड़ों की फुसफुसाहट, हवा की आवाज और पीछे से आती अदृश्य परछाई, सब मिलकर एक भयानक माहौल बना रहे थे। रघु ने देखा, सफेद साड़ी वाली परछाई उनके चारों तरफ घूम रही थी। उसकी लाल आंखें हर किसी को देख रही थीं। हर कदम पर उनके पैर फिसल रहे थे और डर उनके मन पर हावी हो रहा था। जंगल की सड़क पर अब अंधेरा गहरा चुका था। सफेद परछाई लगातार पीछे पीछे दौड़ रही थी। रघु और बचे हुए लोग थक कर सड़क किनारे बैठे थे। खून, टूटे अंग और डर, सबने उनका हौसला तोड़ दिया था। रघु ने अपने साथी को हंसते हुए कहा, हमें अब किसी तरह यह सड़क पार करनी होगी। या तो हम मरेंगे या वह हमें पकड़ लेगी। सभी लोग उठ खड़े हुए। पेड़ों से गिरती शाखाएं जैसे उनकी राह रोक रही हों। सफेद साड़ी वाली परछाई अब और भी तेजी से बढ़ रही थी। मौत की गिनती जैसे ही वे सड़क पर आगे बढ़े, हादसे की पूरी भयावहता सामने आई। पिकअप के नीचे दबा लड़का वहीं दम तोड़ चुका था। एक महिला जमीन पर खून में लथपथ पड़ी थी। किसी का सिर टूटा हुआ, किसी के हाथ और पैर टूटे हुए। रघु को एहसास हुआ कि सड़क अब मौत का मैदान बन चुकी है। हर कदम पर खून और चीखें उन्हें पीछे खींच रही थीं। चुड़ैल का टकराव, सफेद परछाई अचानक उनके सामने प्रकट हुई। उसने धीरे धीरे अपना हाथ फैलाया। लाल आंखें, ठंडक से भरी हंसी और हवा में उड़ती साड़ी, सब मिलकर एक डरावना दृश्य बना रहे थे। रघु ने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर फिसल रहे थे और सड़क पर खून की मोटी परत ने उनके कदमों को रोक दिया। भागो, कोई रास्ता है, उसने पीछे चिल्लाया। पर सफेद परछाई तेजी से उनके चारों ओर घूमने लगी, जैसे यह जानती हो कि अब कोई भी बच नहीं सकता। डर और दर्द बचे हुए लोग पेड़ों के पीछे छिपे। एक बुजुर्ग कांपते हुए बोला, हम यहां नहीं रुक सकते, यह सड़क अब हमारे लिए नरक बन चुकी है। सफेद परछाई उनके पीछे पीछे चल रही थी, कभी हवा में उड़ती, कभी सड़क पर उतरती। हर झुकाव, हर आवाज, वह सब उसकी नजरों से बच नहीं सकता था। रघु ने देखा कि एक युवक गिर गया। उसकी चीख जंगल में गूंज रही थी।
सफेद परछाई धीरे धीरे उसके पास गई और फिर युवक वहीं सड़क पर स्थिर हो गया। अंतिम पल रघु और बचे हुए लोगों को एहसास हुआ कि सड़क पर अब कोई बचाव नहीं है। सफेद परछाई हर मोड़ पर प्रतीक्षारत थी। हर झटके पर उसके लाल आंखों का डर बढ़ रहा था। कुछ लोग चोटिल होकर सड़क पर गिर गए। बचे हुए कुछ लोग पेड़ों के पीछे छिप गए। सफेद परछाई धीरे धीरे उनका पीछा करती रही। हर कदम पर यह स्पष्ट था, जो सड़क पर आता है वह जीवित नहीं लौटता। रात के बाद जब पहली किरण आई, सड़क पर खून और टूटे हुए अंग पड़े थे। बचे हुए लोग कांपते हुए गांव लौटे। हादसे की तस्वीरें, खून की बूंदें और सफेद परछाई का रहस्य सबने गांव में भय और दहशत फैला दिया। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, रात का अंधेरा अब पूरी तरह छा चुका था। सड़क पर खून और टूटे हुए अंगों के बीच कुछ लोग घायल और थके हुए थे। रघु ने अपने हाथों और चेहरे को खून से पोंछते हुए देखा कि सफेद परछाई अब भी उनका पीछा कर रही थी। जैसे ही उन्होंने पेड़ों के पीछे छिपकर सांस ली, रघु ने कहा, हमें कुछ रास्ता निकालना होगा। ये जंगल हमारी जिंदगी नहीं छोड़ने वाला। सभी लोग धीरे धीरे उठे और झाड़ियों और पेड़ों के बीच से आगे बढ़ने लगे। हर कदम पर भय की ठंडी हवा, पेड़ों की सरसराहट और पीछे से आती अदृश्य फुसफुसाहट उन्हें डराती रही। पहली मुश्किल बचे हुए लोगों ने देखा कि सड़क पर खून और टूटे हुए शरीरों के निशान जंगल की ओर बढ़ रहे थे। यहां कुछ भी सुरक्षित नहीं है, एक युवक बोला। जो खड़ा होगा वही मर जाएगा। रघु ने सिर हिलाया और कहा, हमें चुपचाप आगे बढ़ना होगा। कोई भी आवाज नहीं, कोई भी तेज कदम नहीं। कुछ लोग थक कर झाड़ियों में बैठ गए, लेकिन जंगल की चुप्पी में अचानक एक हवा का झोंका और पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। लोगों ने देखा, सफेद परछाई पेड़ों के बीच उड़ रही थी। पीछा जारी सफेद साड़ी वाली परछाई उनका पीछा कर रही थी। कभी हवा में उड़ती, कभी जमीन पर उतरती, कभी झाड़ियों के पीछे से झांकती। उसकी लाल आंखें हर बचे हुए की आत्मा में डर भर रही थीं। रघु ने जोर से फुसफुसाया, कोई भी पीछे मुड़कर मत देखो। अगर उसने हमें पकड़ लिया तो हमें खत्म कर देगी। बचे हुए धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ते रहे, पर हर मोड़ पर वही डरावनी परछाई दिखाई देती। कभी उनके बाएं, कभी दाएं, कभी हवा में, हर जगह अकेले पड़ने का डर। कुछ लोग पीछे रह गए थे। एक युवक मोहित गिर पड़ा। उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगी। सफेद परछाई धीरे धीरे उसके पास गई और मोहित वहीं सड़क पर स्थिर हो गया। रघु ने देखा, यह जगह अब उनके लिए सुरक्षित नहीं थी। हर कदम पर, हर पत्ता, हर हवा का झोंका सफेद परछाई का साया बन गया था। जीवित बचने का साहस कुछ लोग घायल होने के बावजूद आगे बढ़ने लगे। बुजुर्ग औरतें बच्चों को कांधे पर उठाकर चल रही थीं। रघु ने देखा कि उनकी आंखों में डर नहीं, केवल जीवित रहने की आग थी। वे जंगल में छुप छुप कर चल रहे थे। हर झाड़ियों और पेड़ों की सरसराहट में उन्हें सफेद परछाई की नजरें महसूस हो रही थीं। रघु ने धीरे से कहा, हमें सुबह तक यहां रहना होगा। रात लंबी है, पर हमें जीना है। जो भी होगा हम बचेंगे। जंगल की खौफनाक रात रात बढ़ती गई। पेड़ों से गिरते पत्तों की आवाज, हवा का ठंडा झोंका और पीछे से आती सफेद परछाई की फुसफुसाहटें सब मिलकर एक भयानक सन्नाटा बना रहे थे। एक युवक ने हिम्मत जुटाई और बोला, हम सब साथ हैं। जो भी हुआ हम अब हारेंगे नहीं। सभी ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे जंगल से निकलने की कोशिश शुरू की। सफेद परछाई उनके चारों ओर उड़ती रही, कभी जमीन पर उतरती, कभी हवा में। लेकिन अब बचे हुए लोगों में डर के साथ साहस भी जाग रहा था। अंत। अध्याय 5। जंगल की पूरी रात कठिन और डरावनी थी, लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ कुछ लोग बचे और गांव की ओर बढ़े। उनकी आंखों में डर, शरीर पर चोटें और मन में सफेद परछाई का साया हमेशा के लिए रह गया। गांव में लौटकर उन्होंने हादसे की पूरी कहानी सुनाई। सभी को एहसास हुआ, उस सड़क पर कोई भी सुरक्षित नहीं था। सफेद साड़ी वाली परछाई अब भी वहां किसी का इंतजार कर रही थी। सुबह जब बचे हुए लोग गांव पहुंचे तो पूरे गांव में हलचल मच गई। लोगों ने उनका हाल देखा, चेहरे पर खून, आंखों में डर और शरीर पर घाव। हर कोई पूछ रहा था, आखिर सड़क पर हुआ क्या था। रघु और बाकी लोगों ने हादसे की पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे
सफेद साड़ी वाली परछाई ने उनका पीछा किया और कैसे कई लोग वहीं खत्म हो गए। गांव वाले सहम गए। कुछ बुजुर्गों ने तुरंत फुसफुसाना शुरू कर दिया। यह कोई साधारण हादसा नहीं था, यह किसी काले जादू का असर है। शक की सुई। गांव के बुजुर्ग भैरव बाबा ने कहा, हमारे गांव अर्जुनी में ही एक औरत है जो तंत्र मंत्र करती है। लोग कहते हैं कि उसके मन में वर्षों से बदला पल रहा है। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। धीरे धीरे नाम सामने आया, गौरीबाई। गौरीबाई गांव के किनारे रहती थी। उसका पति कई साल पहले एक हादसे में मारा गया था। लोगों का कहना था कि यह हादसा गांव के कुछ लोगों की वजह से हुआ था। तब से गौरीबाई की आंखों में घृणा और बदले की आग जलती थी। चुड़ैल का भेजा जाना। भैरव बाबा ने कहा, गौरीबाई ने अपने बदले के लिए मसानी तंत्र किया है। इसमें औरतें अपनी आत्मा या किसी मरी हुई औरत की आत्मा को बांध कर भेजती हैं। वही आत्मा सड़क पर दिखाई देती है, लोगों का पीछा करती है और उनकी मौत का कारण बनती है। सबके रोंगटे खड़े हो गए। रघु और बचे हुए लोग समझ गए कि जिस चुड़ैल ने उनका पीछा किया वह दरअसल गौरीबाई द्वारा भेजी गई थी। गांव में डर, गांव में अफवाह फैल गई कि गौरीबाई ने ही यह मौत मचाई है। कुछ लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गए, लेकिन कोई उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि रात को अक्सर वहां से अजीब आवाजें, हंसी और तंत्र मंत्र की ध्वनियां आती थीं। तांत्रिक को बुलाना भैरव बाबा ने सबको समझाया। अगर हम इस औरत के तंत्र को नहीं रोकेंगे तो यह चुड़ैल और भी जाने लेगी। इसीलिए गांव वालों ने निश्चय किया कि वे दूर गांव से एक तांत्रिक बुलाएंगे जो इस काले जादू को तोड़ सके। सुबह की पीली रोशनी गांव की गलियों में आकर धीरे धीरे फैल रही थी, पर किस्ता और अर्जुनी की हवा में अब भी वही घुटन थी जो रात की चीखों और खून की गंध से घिरी थी। बच गए कुछ लोग अभी भी दहशत से कांप रहे थे, और जो मर चुके थे उनकी यादें जैसे पेड़ों पर लटकी हुई पत्तियों की तरह हर कदम पर झंझना रही थीं। गांव वालों ने दूर गांव से बुलाए गए तांत्रिक को पंडाल के बीच उतारा। उसका नाम था पंडित मदन प्रसाद। चेहरा महीन सुस्त, पर आंखों में ऐसी नुस्खा सी चुभन थी जो देखकर लगता था उसने बहुत कुछ देखा और उस सबको पचा रखा है। उसके हाथों में थाली, लौ, काले लाल धागे, लौह लाठियां और सूखे जौ के पौधे थे। उसने गांव वालों को धैर्य से देखा और बोला, जिस शक्ति के साथ हम लड़ रहे हैं वह सिर्फ आत्मा नहीं, किसी इंसान का किया हुआ तंत्र है। और तंत्र का सामना सिर्फ साधारण मंत्र से नहीं, बल्कि सही विधि से करना होगा। गांव के बूढ़ों ने बताया कि गौरीबाई पिछले कई सालों से कुछ छिपा कर रखती थी। रात को अकेले में अलाव जलाकर बातें करती, कुछ कागज जलाकर राख उतारती और कुछ अजीबोगरीब खुशबू गांव में छिड़कती। कई ने कहा कि गौरीबाई के घर से रातों में मीठी सी मंद खुशबू आती थी, जैसे चमेली या गुलाब, पर उस पर एक अजीब सी सड़न भी होती थी जो सूंघते ही गला घोंट देती थी। यही खुशबू अब रास्ते पर भी महसूस की गई थी। हादसे के उस ठिकाने पर, जख्मों के पास, हवा में मगरमच्छ जैसी हंसी के साथ पंडित मदन प्रसाद ने थाली खोली। उसके पास लोहा, नमक, गंगा जल, छोटी घंटी और कुछ लिखे हुए मंत्र थे। उसने गांव वालों से कहा, हम पहले उस जगह को पवित्र करेंगे जहां से यह शक्ति छिड़कती है। उसके बाद हम उस औरत के घर पर अनुष्ठान करेंगे। पर ध्यान रहे, वह औरत सामान्य नहीं रहेगी। उसकी मौजूदगी में खुशबू आएगी, मीठी और खुशक, पर वह तुम्हें चोर तरह से अपनी ओर खींचेगी। और अगर वह हंसे, समझो तुम्हारी आत्मा की हंसी है। वह तुम्हारी कमजोरियों पर हंसेगी। रात के पहले पंडित ने कुछ लोगों को साथ रहने का आदेश दिया। उन्हीं के साथ रघु और कुछ जवान भी गए। रास्ता वही भयावह जंगल था, पर अब लोगों की आंखों में डर के साथ एक अजीब हिम्मत भी थी। वे जानते थे कि यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं, यह उनकी आत्माओं और आने वाली पीढ़ियों के लिए थी। जैसे ही वे गौरीबाई के घर के पास पहुंचे, हवा बदली। पहले जैसी सूनी, सड़ी सी खुशबू अब तेज आकर उनके निचले हिस्से में उतर गई। वह खुशबू जैसे धीरे धीरे सांस में घुलकर किसी को नशे में कर दे। हवा में हल्की सी हंसी भी सुनाई देने लगी। पहले सुस्पष्ट नहीं, पर जैसे ही कदम बढ़े, हंसी की धुन साफ हो गई। बुदबुदाती, फिर टिमटिमाती, फिर उघाड़ी।
हंसी, वो हंसी है, एक महिला ने फुसफुसाया। हंसी, हंसी ऐसी थी कि सुनकर दिल का कुछ हिस्सा कांप उठा, पर साथ में वह मीठी आवाज भीतर से खींचती भी, जैसे कोई मां को बच्चे की ओर बुला रही हो। पर आवाज के साथ एक और चीज थी, गुलाब जैसी महक पर एक सड़ी पटरी का स्वाद, जो सूंघने पर भूली हुई यादों को भी खराब कर दे। पंडित ने चारों तरफ लोहा और नमक बिछाया, क्रॉस की तरह। उसने थाली में गंगा जल डाला और छोटी घंटी बजाई। घंटी की आवाज इतनी तेज नहीं थी, पर जंगल की गूंज में उसकी हर टनटनियां मानो हवा में तैरती खुशबू को चीर देती थीं। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, धीमे धीमे, कुरेदते हुए शब्द, जिनकी आवाज हवा में रेंगती हुई ऊपर की डालियों तक जा रही थी। उसके साथ गांव के कुछ लोग भी मंत्र पढ़ने लगे। उनकी आवाज में भी डर, पर समझदारी की चमक थी।